हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर जो केस स्टडी है उसका हमारे लिए कितना रेलेवेंस है। ऐसे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें केस स्टडी के लिए ध्यान में रखना है। जब भी आप चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले आपको चैप्टर का जो मीनिंग है वो अच्छे से करना है। अगर आपको मीनिंग का ही नहीं पता होगा तो केस स्टडी क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी चैप्टरों के अंदर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इस तरह के जितने टॉपिक हैं उसका मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी चीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके केस स्टडी के आंसर अच्छे से आपको लिखने हैं, आपको बिजनेस स्टडी के अंदर फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका है फंक्शन। ये जो फंक्शन है, खास करके मैनेजमेंट के फंक्शन, इस बार आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि टर्म 2 के अंदर सिर्फ चैप्टर 6, 7 और 8 ये हमारा स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग और ये कंट्रोलिंग, ये 3 ही हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का कौन फंक्शन जो है हमारा इस केस स्टडी में है। तो और उसके बाद आपको जैसा आपके क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आपको करना है। और इसके अलावा भी आपके पार्ट बी के अंदर जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वर्किंग कैपिटल है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये सारे टॉपिक हैं, इनके फंक्शंस पे आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद बात करते हैं केस स्टडी के लिए रेलेवेंट पॉइंट हमारा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर प्रोसेस का क्वेश्चन आपसे पूछा न जाए। कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन हो या केस स्टडी की बात हो, लेकिन इस बार के हिसाब से प्रोसेस का क्वेश्चन केस स्टडी में आने की 99% संभावना है। प्रोसेस के क्वेश्चन एक हमारा कंट्रोलिंग पार्ट से बनता है, 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, रिक्रूटमेंट के, आपके सिलेक्शन के, स्टाफिंग के, ये प्रोसेस क्या है, और एक आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। कहीं ना कहीं इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो केस स्टडी के लिए ये आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का प्रोसेस या क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसके बाद कई बार क्या होता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं केस स्टडी के अंदर। जैसे कि आपका मान लो चैप्टर 6 है, इस चैप्टर के अंदर इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। अब आपको ये बताना है कि रिक्रूटमेंट के कौन से सोर्स हैं, इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है। जो रिक्रूटमेंट के सोर्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार केस स्टडी में पूछा जाता है। आपको मैं आज ये मेन टॉपिक बता रहा हूँ। इसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई ये जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग आपका क्या डिसीजन होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार केस स्टडी में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन हमारा है, जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चन करो तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब नेक्स्ट वन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारा फैक्टर है। फैक्टर्स वाले पॉइंट हैं ये खास करके पार्ट बी के अंदर रेलिवेंट है आपके लिए। पार्ट बी के अंदर जो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल, आपका फिक्स्ड कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो टॉपिक हैं इनको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको लिखना भी है। और केस स्टडी के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का है। और एक आपका छोटा सा टॉपिक बचाता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से, दैट इज कॉल्ड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है इस बार के एग्जाम के अंदर। अगर इससे केस स्टडी आती है यानी कि लास्ट वाले चैप्टर 12 से, तो ये वाले क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं केस स्टडी के हिसाब से। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो राइट्स हैं आपको केस स्टडी के अंदर आपको पहचानने हैं कि भाई एक आपको केस दे दिया जाएगा, एक घटना दे दी जाएगी, कहानी से बता दी जाएगी, उसके अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा राइट्स इफेक्ट कर रहा है या कौन सा कंज्यूमर को राइट्स अवेल कर रहा है या उसके कौन से राइट्स के हिसाब से उसको ये सूचना है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है उस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ये जो मैंने बताए हैं ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं और आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। जब भी आप अपनी स्टडी करते हो, बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ाई करते हैं,
आप थ्योरेटिकल पोर्शन करते हो, तो ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपको लिखकर ज़रूर देखने हैं ताकि एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहें। मैं ये आपको पहले कह रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 मार्क्स यानी 15 to 20 मार्क्स आपके इन्हीं टॉपिक से कवर होने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर 20 नंबर की केस स्टडी सारी आएंगी, तो लगभग केस स्टडी यहीं से कवर हो जाएंगी। अगर केस स्टडी इनमें से एक आधी नहीं भी आती है तो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, यानी ये टॉपिक हर एक चैप्टर के कॉमन है। जैसे ऑब्जेक्टिव आपका स्टाफिंग के अंदर भी होगा, डायरेक्टिंग के अंदर भी, कंट्रोलिंग के अंदर भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी। तो हर एक चीज़ के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जब भी आप केस स्टडी के आंसर लिखो तो इसके लिए आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो जो है ये 12th वालों के लिए रेलिवेंट है, टर्म 2 के लिए। इस बार के जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपके अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कम से कम हमारे पास 50 to 60 डेज हैं। अगर हम छुट्टी वगैरह को हटा दें या कोई बच्चा इमरजेंसी कुछ आ जाए, मतलब उसके दौरान पढ़ाई नहीं होती है, तो हमारे पास 50 to 60 डेज हैं। आपकी आराम से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो जब भी आप केस स्टडी बिजनेस के अंदर आपको 40 में से 40 नंबर लेने हैं, तो आपको केस स्टडी के लिए ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपका कुछ ऐसा पोर्शन छूटे ना और आप एग्जाम में कम नंबर न ले पाएँ, यानी अच्छे मार्क्स से वंचित न रह पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।